तो प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग पंचलाइट कहानी का अध्ययन करते हैं, जिसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार से है। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। यह किसी विशेष क्षेत्र की कहानी है, जिसमें रेणु जी ने परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। आइए इस कहानी का सारांश देखते हैं। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। रामनवमी का मेला लगा है, जिसमें हर गांव में 2-3 टोलियां हो ही जाती हैं जाति के आधार पर। तो उसी तरह से यहाँ भी है। यहाँ महतो टोली है एक, जो इसके पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है रामनवमी के मेले में। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई थी। कह रहे हैं कि पता नहीं कई वर्षों पहले से जो है गांव में जो भी दंड जुर्माना लगा था, 1-2 पैसा, वो सब इकट्ठा करके और रामनवमी के मेले में पंचों के विचार से एक पेट्रोमैक्स खरीदा गया है। पंचों के सहमति से एक पेट्रोमैक्स खरीदा गया है, जिसे गांव के लोग पंचलाइट कहते हैं। बाकी जो शेष बचे थे 10 रुपये, उस 10 रुपये से पूजा की सामग्री भी खरीदी गई थी। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। उस समय महतो टोली में जितने भी लोग थे, सभी लोग आनंदित और हर्षित थे, क्योंकि आज इनकी भी टोली में पेट्रोमैक्स आ रहा है। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया था। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? पंचलाइट तो ले लिया गया, लेकिन पंचलाइट को जलाना किसी को आता नहीं था। अब सबसे बड़ी विकट समस्या ये हो गई कि सामान तो आ गया, लेकिन जलावे कौन? खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि इसको जलाना भी पड़ेगा। ले लिए लोग। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। अब ये हो गया, निर्णय लिया गया कि ये पंचलाइट जलेगा तो अपनी ही टोली का आदमी जलाएगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन दूसरी टोली से, दूसरे पंचायत के आदमी आ करके इस पंचलाइट को जलाएंगे तो ये संभव नहीं है। चाहे पंचलाइट जले या न जले, लेकिन किसी दूसरे टोली के लोगों से मदद नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी हानि होगी। बहुत लज्जे की बात है ना, लज्जा होगी। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। ढिबरी जो मिट्टी का दिया होता है, दिया बोलते हैं, अब तो नहीं चल रहा है। धीरे धीरे उसका प्रचलन समाप्ति की ही ओर है। तो आज उसी पंचलाइट के वजह से घर में लोग ढिबरी भी नहीं जलाए थे। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया, क्योंकि ले तो लिए पेट्रोमैक्स, पंचलाइट ले लिए, लेकिन जलाना आता नहीं था। अब जो विपक्ष टोली है, राजपूत टोली,
उसके बाद शुरू कर दिए, आनी बानी बोलना शुरू कर दिए। लेकिन करें तो क्या करें, महतो टोली के लोग, इन लोगों को तो जलाने आता नहीं था, इसीलिए बड़े धैर्यपूर्वक जो है उस मजाक को भी सुनते रहे, सहन करते रहे। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी भी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। कह रहे हैं कि वहीं बगल में जो है गुलरी काकी की बेटी मुनरी भी बैठी हुई थी, और मुनरी अच्छी तरह से जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। गोधन को तो पंचों ने बाइकाट कर दिया था, उसको बाहर कर दिया था, क्योंकि गोधन से ऐसी गलती हो गई थी जिसके दंड स्वरूप उसको ये लोग अपने से अलग कर दिए थे। उसका हुक्का पानी सब बंद हो गया था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, इसी के कारण गोधन को जो है ये सब अपने पंचायत से बाइकाट कर दिए थे। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। मुनरी चूँकि जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, तो मुनरी तो कहेगी नहीं, लेकिन वह इस बात को अपनी सहेली कनेली से बता दिया। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब कनेली ने जैसे ही सुना, उसने तुरंत सरदार तक बात ये पहुंचा दी कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अब चूंकि इन्हीं पंचों ने एक बारी गोधन को बाहर कर दिया था, बाइकाट कर दिया था, अब आज सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, गोधन को बुलाया जाए या न बुलाया जाए। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। अंत में इन लोगों ने, पंचों ने मिल करके ये निर्णय लिया कि नहीं, अब गोधन को बुलाना ही पड़ेगा। अगर गोधन नहीं आएगा तो पंचलाइट जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो कितनी बदनामी होगी, क्योंकि राजपूत टोली के लोग वैसे ही तभी से हंसी मस्करी कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। सरदार ने छड़ीदार को भेज दिया कि जाओ गोधन को बुला के ले आओ। लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलाइट जलाने के लिए नहीं आया। गोधन को भी आज मौका मिल गया। उसने कहा, छड़ीदार तुम्हारे बुलाने से हम पंचलाइट जलाने नहीं जाएंगे। जब इस तरह से मना कर दिया तो पंचों ने कहा, आखिर गुलरी काकी गोधन के झोंपड़े में गई। गुलरी को भेजा उन्होंने, गुलरी काकी को, और उसे मना कर ले आई। अंत में मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन को मनाने के लिए उसके झोंपड़ी में गई हैं और मना करके उसको ले आई हैं। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा। गोधन जो है पंचलाइट में तेल भरा है। तभी गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। अब चूंकि उसको जलाने के लिए स्पिरिट की ज़रूरत थी, तो गोधन ने कहा कि स्पिरिट कहाँ है, उसको ले आइए। अब स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए कि ये कहाँ से नया भूत आ गया, अब स्पिरिट को कौन लेने जाए। चूँकि इन सबों को इस तरह का नाम या इस चीज़ की वो जानकारी ही नहीं थी। बस यही जानते थे पंचलाइट आ जाएगा, वो अपने आप जल जाएगा। पड़ गए मुसीबत में स्पिरिट का नाम सुनकर, उदास हो गए लोग। लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट जला दिया। गोधन बड़ा होशियार था, समझदार था। उसने गरी के तेल की सहायता से ही जो है पंचलाइट को जला दिया है। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी लोग पंचलाइट के जलने का ही इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही पंचलाइट जली है, सभी लोगों की वांछें खिल उठी हैं। सभी आनंदित हो गए, हर्षित हो गए हैं। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। जितने भी लोग थे वो सभी, उनके जो मन में
गोधन के प्रति ईर्ष्या थी, जो मैल था, जो दुराग्रह था, वो सब दूर हो गया है। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। वहाँ जितने भी कीर्तनिया लोग थे कि पंचलाइट जले और कीर्तन शुरू हो, जैसे ही पंचलाइट जला है वैसे ही सभी लोग ने बजरंगबली की जय का ध्वनि उच्चारण किए हैं। कीर्तन शुरू हो गया है। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था, क्योंकि आज जो भी कीर्तन हो रहा है, आज जो भी खुशी का माहौल है, उसका कारण गोधन ही है। अगर गोधन नहीं होता तो आज पंचलाइट नहीं जल पाती। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, वही सरदार जिसने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था, आज सबकी इज्जत बचाने के कारण वही सरदार गोधन को अपने पास बड़े ही प्यार से बुलाया है और कहा है कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। सरदार ने इस तरह से कहा कि गोधन के अंदर वही काबिलियत, जो पंचलाइट जलाने की काबिलियत थी, उसी के कारण, उसी गुण के कारण इसके सारे अवगुणों को माफ़ कर दिया जाता है और उसे पूरी छूट मिल जाती है। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गई हैं। यहाँ पर यह एक घटना प्रधान कहानी है। महतो टोली के पंच पेट्रोमैक्स खरीद तो लाते हैं, किंतु वे उसे जलाने की विधि नहीं जानते। उनके लिए यह अपमान की बात है कि उनका पंचलाइट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्य द्वारा जलाया जाए। समस्या का समाधान मुनरी के पास है, परंतु वह कैसे बताए। उसके प्रेमी गोधन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर रखा है और वही पंचलाइट जलाना जानता है। इस समय जाति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, अतः गोधन को पंचायत में आने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। वह पंचलाइट को स्पिरिट के अभाव में गरी यानी नारियल के तेल से ही जला देता है। अब न केवल गोधन पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, वरन उसे मन के अनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। यहाँ मुख्य बात है कि आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े रूढ़ियत संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव को इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जबकि वही पंचायत पहले जो है गोधन को बाइकाट कर दिया था, हुक्का पानी बंद कर दिया था, लेकिन आज आवश्यकता जब पड़ी है तो उसी गोधन के सारे जुर्म माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो।